जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने देश की वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एक ऑफर भेजा है जिसमें पैसे देने की बात कही, यानी वो देश को पैसा देना चाहता है। जेल में बंद सुकेश के पास कहां से आता है पैसा, कैसे वो सबको खरीदने के ऑफर भेजता है और इस सब की शुरुआत कैसे हुई, यही सब आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। पहले बताते हैं उस चिट्ठी में लिखा क्या है। सुकेश ने लिखा, मेरी कंपनियों ने 2024 में 2.70 बिलियन अमेरिकन डॉलर करीब 22,410 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ये कंपनियां अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, हांगकांग और दुबई में हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कानूनों के मुताबिक टैक्स जमा करने के बाद मेरी इनकम 7,640 करोड़ रुपए है। 2012 से 2019 तक मेरे खिलाफ टैक्स रिकवरी की कार्रवाई चली। अगर समझौता हो सकता है तो मैं सभी बकाया देने को तैयार हूं। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने इस लेटर के जरिए देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से अपील की है। बीते साल 7,640 करोड़ रुपए कमाने वाला सुकेश 2015 से जेल में बंद है। उस पर 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के जरिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा है। इसमें उसने 2024-25 में अपनी कंपनियों की कमाई बताते हुए टैक्स जमा करने की परमिशन मांगी है। सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के जरिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को यह लेटर लिखा। इसमें उसने सीधे तौर पर लिख दिया कि भाई मैं तो पैसा देने के लिए तैयार हूं, यानी सीधे सीधे वो फाइनेंस मिनिस्टर को ही ऑफर भेज रहा है। सुकेश के कारनामों की लिस्ट तो काफी लंबी है। सुकेश ने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर ठगी के धंधे में उतर गया। 2007 में 17 साल की उम्र में पहली बार बेंगलुरु पुलिस ने इसे पकड़ा था। 19 की उम्र में ये जेल गया। अमेरिका और ब्रिटेन में इसकी सट्टेबाजी की कंपनियां चलती हैं। इकोनॉमिक ऑफिस विंग की स्पेशल सेल ने सुकेश पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की है। इसके मुताबिक वो जेल से ही एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है। जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर अधिकारी और नीचे के स्टाफ तक उससे पैसे लेते हैं। कुछ खास लोगों की बैरक के आसपास ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उन्हें ढक दिया जाता था। तो इस सपोर्ट के बदले सुकेश हर महीने 1.5 करोड़ रुपए देता था। सबसे ज्यादा 66 लाख रुपए 66 लाख रुपीस जेल सुपरिटेंडेंट को मिलते थे। 10वीं तक इसने पढ़ाई की है। एक बार रबर फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उंगली कट गई और गैराज में भी काम कर चुका है। सुकेश की चार्जशीट में उसकी ठगी की शुरुआत से लेकर जेल में रहते हुए करोड़ों की ठगी की कहानियां दर्ज हैं। 2009 में जेल जाते वक्त सुकेश ने पुलिस के सामने बयान दिया था। सुकेश के बयान की एक कॉपी से पता चलता है कि वो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है, कार गैराज में काम कर चुका है और फिर ठगी का वो मास्टरमाइंड बन गया। सुकेश का जो पहला कबूलनामा है, जिसमें वो कहता है 2 फरवरी 2009 को बेंगलुरु के कोरामंगला पुलिस स्टेशन में फर्जीवाड़े के केस में सुकेश चंद्रशेखर का बयान दर्ज हुआ। सुकेश के इस बयान के मुताबिक मेरा जन्म 25 मार्च 1990 को हुआ था। पापा का नाम चंद्रशेखर और मां का नाम माला है। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। नर्सरी से 9वीं तक की पढ़ाई बॉल्डविन बॉयज हाई स्कूल से की। यहां तक की पढ़ाई मुझे मुश्किल लगती थी, इसलिए 10वीं तक इंदिरा नगर के कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ा। 10वीं में मुझे 73% नंबर आए, लेकिन मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पिता की रबर के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। 2005 में पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं उसी में काम करने लगा। उसी साल रबर मिक्सिंग मिल में मेरा बायां हाथ फंस गया और एक उंगली कट गई। मुझे कार मॉडिफाई करने का भी शौक था, इसलिए शिवाजी नगर एरिया के गैराज में कार मॉडिफिकेशन का काम करने लगा। इसके साथ कार रेसिंग भी करता था। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। खाली मकान और प्लॉट का पता लगा लेता और उनका सौदा करवाकर कमीशन लेने लगा। पैसा आने लगा तो होटल, पब, डांस बार जाने लगा। तब और पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैं लोगों से अलग अलग नाम से मिलता था, कभी रवि कुमार तो कभी राहुल, कभी रोहित तो कभी डीके बन जाता। रियल एस्टेट के काम में पहली बार बड़ी डील की। एक जमीन पर विवाद था। प्लॉट पर दावा करने वाली पार्टी को बताया कि मैं सीएम के बेटे का दोस्त हूं, इसके जरिए उस प्लॉट पर मैं उसे कब्जा दिला दूंगा। फिर नकली डॉक्यूमेंट बनवाए। मुझे कमीशन में 65 लाख रुपए मिले। ये पहली बड़ी कमाई थी। इससे 4 कारें और सोने की ज्वेलरी खरीदी। अगस्त 2007 में पुलिस ने मुझे फिर पकड़ लिया। ये सुकेश के कबूलनामे की कॉपी है। इसमें उसने अपने शुरुआती अपराधों के बारे में बताया है। 2007 में उसने कमीशन के तौर पर 65 लाख रुपए कमाए थे। एक हफ्ते बाद छूटा और फिर दूसरी बड़ी ठगी की इसने सरकारी टेंडर से। सुकेश ने बताया कि पुलिस ने पहली बार पकड़ा तब मैं 17 का था। मुझे बाल सुधार गृह में रखा गया। एक हफ्ते बाद जमानत पर बाहर आया। वो केस पेंडिंग ही रहा। इसके बाद कुछ महीने माता पिता के साथ रहता रहा। एक दिन उन्हें बिना बताए घर से चला गया। एक दोस्त के घर रहने लगा। उसके कंप्यूटर पर गूगल सर्च करते हुए सरकारी टेंडर देखा। इसमें कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 500 जीपीएस के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर के जरिए जीपीएस बनाने वाली कंपनियों से कॉन्टैक्ट किया। दिल्ली की एक कंपनी के एमडी से बात की। उसे 500 जीपीएस खरीदने का ऑफर दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट दे दिए। फिर टेंडर के बदले एडवांस में 5% कमीशन ले लिया। ये करीब 1 लाख रुपए थे। उस समय
ये कहता है मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए पापा के अकाउंट में पैसे मंगाए, धीरे धीरे सारे पैसे निकाल लिए, मेरे पापा को पता ही नहीं चला। इसके बाद भी टेंडर के बदले लाखों रुपए कमीशन कमाता रहा। सरकारी बसों के टायर, स्कूलों में कंप्यूटर लगवाने के बदले खूब कमीशन लेता रहा। इन्हीं पैसों से 20,000 रुपयों का एक लैपटॉप खरीदा, फिर दोस्त का घर छोड़कर किराए पर फ्लैट ले लिया। कुछ पुराने दोस्तों के साथ होटल और बिजनेस में भी पैसे लगाए। इससे मेरी कमाई बढ़ती चली गई। अब आपको सुनाते हैं 2017 के बाद की कहानी। ये अरेस्ट हुआ और जेल में 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को इसने रिश्वत दी। सुकेश चंद्रशेखर पिछले 9 सालों से जेल में बंद है। उसे 29 में 2015 को अरेस्ट किया गया था। सुकेश ने किंग इन्वेस्टमेंट नाम से एक कंपनी बनाई और लोगों से 2,000 करोड़ रुपए ठग लिए। 2017 में उसे दिल्ली लाया गया। स्पेशल सेल की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश दिल्ली की रोहिणी जेल के 100 से ज़्यादा स्टाफ को हर महीने रिश्वत देता था। ये रकम महीने में 1,30,00,000 रुपए से लेकर 1,50,00,000 रुपए तक होती थी। सुकेश को जेल के वार्ड नंबर 3 की बैरक नंबर 204 में रखा गया था। जेल सुपरिटेंडेंट को हर महीने 66 लाख रुपए मिलते थे। ये पैसे 2 बार में दिए जाते थे। जेल में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। इनमें से 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 5-5 लाख रुपए और सुभाष बत्रा नाम के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 6 लाख रुपए मिलते थे। सुभाष को ज़्यादा पैसे इसलिए मिलते थे क्योंकि उसका सीधे सुकेश से लिंक था। इसी तरह 5 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को 2-2 लाख रुपए हर महीने मिलते थे। सुकेश के खास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट धर्म सिंह मीणा को 5 से 10 लाख रुपए तक दिए जाते थे। 35 हेड वार्डर को हर महीने 30-30 हज़ार रुपये और 60 वार्डर को 20-20 हज़ार रुपये रिश्वत दी गई। बाकी स्टाफ को 20 से 30 लाख रुपए दिए जाते थे। स्पेशल सेल की चार्जशीट में जिक्र है कि सुकेश की तरफ से अफसरों और स्टाफ को कितनी रिश्वत दी गई। इसमें वार्डर से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सब शामिल थे। स्पेशल सेल की चार्जशीट में जिक्र है कि सुकेश की तरफ से अफसरों और स्टाफ को कितनी रिश्वत दी गई। इसमें वार्डर से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सबके नाम लिखे हुए हैं। 5 बार इसका रिपोर्ट है कि बिना वजह बैरक से बाहर निकला और 3 घंटे तक सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में रहा। सुकेश के जेल में रहते हुए सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2021 तक करीब 1 साल के रिकॉर्ड की जांच हुई है। इस दौरान वो जेल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से लेकर अपनी बैरक के बीच कुल 10 बार सीसीटीवी कैमरा में नजर आया है। सुकेश के बैरक में भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसे पर्दे और पानी की बोतलों से ढक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड बताते हैं कि वो अपनी मर्जी से बाहर आता जाता था और कोई रोक टोक नहीं थी। और कई बार घंटों घंटों तक वो बाहर होता था। वो खास मीटिंग के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में ही जाता था। रिकॉर्ड रजिस्टर के मुताबिक 12 महीने में वो 75 बार बाहर निकला। इसमें से उसकी कोर्ट जाना भी शामिल है। लेकिन 5 बार ऐसा हुआ जब रिकॉर्ड में उसके बाहर जाने की कोई वजह नहीं लिखी गई। पैरोल पर वो चेन्नई गया, वहाँ से आईफोन खरीदा, वहीं जेल में यूज़ किया और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिखा है कि पुलिस सुकेश को कस्टडी पैरोल पर चेन्नई ले गई थी। वहाँ सुकेश ने आईफोन 12 प्रो खरीदा, उसका इस्तेमाल चेन्नई में किया, फिर उसे रोहिणी जेल ले आया। उसी फ़ोन से जेल में रहते हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाता रहा। ठगी के लिए इसी फ़ोन से चैट करता था, कॉल करता था। इसकी बैरक में लगे कैमरे की निगरानी की जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर कई अधिकारियों को थी, लेकिन किसी ने भी फ़ोन इस्तेमाल करने का जिक्र ही नहीं किया। जांच में पता चला कि आईफोन के अलावा सुकेश के पास सैमसंग का एक बेसिक फ़ोन भी था। इसके ज़रिए वो कॉल किया करता था। कनाडा की एक ऐप से इसने खरीदे 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल नंबर। ये भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिखा है कि सुकेश ने ठगी के लिए कॉल और मैसेज करने के लिए ऑनलाइन इंटरनेशनल नंबर खरीदे थे। उसके पास 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल नंबर थे। ये नंबर सितंबर 2018 में कनाडा के हश्ड एप्लीकेशन से खरीदे थे। इन्हें जून 2021 तक इस्तेमाल किया गया। जांच रिपोर्ट में दावा है कि उसने अलग अलग लोगों को फ़ोन करने के लिए 102 इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल किया। इन्हीं नंबरों के ज़रिए वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाता था। उन्हीं से वो चैट और कॉलिंग करता था। जेल में रहते हुए इसने होम मिनिस्ट्री का अधिकारी बनकर 200 करोड़ रुपए ठग लिए, सिर्फ जेल में रहते हुए। जेल में रहते हुए सुकेश ने फार्मा कंपनी रेनबेक्सी के मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए ले लिए। एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसने साफ लिखा है कि इसकी व्हाट्सएप चैट भी है। एक चैट में सुकेश ने खुद के पीएमओ में होने तक की बात कही है और शिविंदर को जल्द ही जमानत दिलाने का भरोसा दिलाया है। धीरे धीरे करके उनकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए इसने ठग लिए। सुकेश को मीडिया और अफसरों से शिविंदर सिंह के बारे में पता चल गया था। उसने शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह का फ़ोन नंबर जुटाया। जून 2020 में खुद को कानून मंत्रालय का सचिव बताकर
उसने अदिति सिंह से बात करना शुरू कर दिया। उसने शिविंदर सिंह को ज़मानत पर बाहर निकलवाने में मदद करने की बात कही। इसके बाद अदिति अभिनव के नाम से फ़ोन करता था सुकेश, उसे भाई मानने लगी, वो भी उसे सिस्टर बोलने लगा। बातचीत में इतनी बार वो सिस्टर बोलता था कि अदिति को लगता था वो अपने भाई से ही बात कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ भी नहीं है, जेल में बंद एक अपराधी है जो उससे पैसे ले रहा है सिर्फ। सुकेश ने यह भी कहा कि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए शिविंदर सिंह को अपने पैनल में रखना चाहती है और हमें पार्टी फंड की ज़रूरत होगी। ऐसी तमाम चीज़ें उसने कही जिससे अदिति सिंह को विश्वास हो गया कि यह ज़रूर मेरे पति को निकालने वाला है। एक चैट ऐसा भी जिक्र है जिसमें अदिति सिंह, जो शिविंदर सिंह की पत्नी है, वो चैट कर रही है सुकेश से और ये कहता है कि मैं बस पहुंच रहा हूं, ऑफिस पहुंच रहा हूं, मैं पीएमओ में हूं। इस तरीके के वो जवाब देता था कि जिससे अदिति सिंह को ये भरोसा हो गया था कि वो किसी ऐसे ही शख्स से बात कर रही है जो कि सरकार में बड़े ऊंचे पद पर है और जिसका बहुत आना जाना है पीएमओ में और होम मिनिस्ट्री में। असल में ये जो शिविंदर सिंह हैं, ये और उनके भाई मलविंदर सिंह धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद थे। ईडी उनकी जांच कर रही थी। ईडी के जांच अधिकारी उनकी पत्नी अदिति के अकाउंट पर भी नज़र रखे हुए थे। अब अदिति के अकाउंट से जब पैसा जाना शुरू हुआ सुकेश के अकाउंट में, तो उनको शक हुआ कि अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है। उस वक्त ईडी ने अदिति को बुलाकर पूछताछ की। तब इसका भांडा फूटा और पता चला कि सुकेश है कोई, मतलब जो अभिनव बना हुआ है, जो गृह मंत्रालय का खुद को अधिकारी बताता है और ये पैसे ठग रहा है। अब इसी 220 करोड़ रुपए की जो पूरी डील हुई है इसकी, इसी को लेकर उसने ये लेटर लिखा है कि इस मामले को रफा दफा करो, मैं तो पैसा देने को तैयार हूँ। इनकम टैक्स विभाग ने सुकेश से 2012 से 2019 तक 220 करोड़ रुपए की डिमांड की है। इस पर सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने को तैयार है। इसे लेकर संबंधित विभाग को उसने लेटर भेजा है। सुकेश की असल में 2 कंपनियां हैं, एलएस होल्डिंग्स इंटरनेशनल और स्पीड गेमिंग कॉरपोरेशन। ये अमेरिका के नेवाडा में और ब्रिटेन के वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का बिजनेस करती हैं। तो देखिए कि कैसे हमारे देश में सिस्टम में कितनी खामियां हैं कि अगर कोई जेल के अंदर भी पहुंच जाता है तो जेल के अंदर रहकर भी वो अपना धंधा चलाता है, पैसा देता है, सरकार के अधिकारियों को पैसा देता है, बाकायदा इसकी चार्जशीट है, लोगों के नाम है, केस चल रहा है, वो खुलेआम लेटर लिखता है और हम इंतज़ार करते हैं कि इंसाफ कब मिलेगा। लोग तो अतुल सुभाष को भी इंसाफ दिलाने के इंतज़ार में हैं। मांग हो रही है कि पुरुष आयोग बन जाए जहां पीड़ित पति अपनी शिकायत कह सकें। दोस्तों, हमारे देश में कानून का मजाक उड़ाने वालों की भी कमी नहीं है और सुकेश उनमें से एक है जिसने जेल के अंदर रहते हुए कानून का जो मजाक उड़ाया है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे शख्स बाहर ना आए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में, जब हमारे आम जो लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच उठेंगे बैठेंगे तो उनके लिए बड़ा ख़तरा बनेगा ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में हर समय सिर्फ खुराफात रहती है, दूसरे का पैसा मैं कैसे ले लूँ और कैसे मैं गलत रास्तों से अमीर बन जाऊँ। दोस्तों, ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, एक लालच की प्रैक्टिस है और डेफिनेटली इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारे देशवासियों को ये भी मैसेज देना है कि हमारे देश में कानून है और लोगों को कानून का खौफ है। सुकेश चंद्रशेखर ऐसे लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये वाकई अभी भी प्रश्न बना हुआ है कि कैसे इतनी खामियां हैं हमारे सिस्टम में कि कोई भी आदमी पैसा देकर अपनी मनमानी करता रहता है और हम सिर्फ अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि उस केस में आगे क्या हुआ और केस चलता रहता है।